सपोज अगर कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तो वो नॉर्मल से दूर हो जाता है ना। तो ऐसे एक केस देखते हैं जिसमें सपोज ये हमने एक डेंसर मीडियम लिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू डी, और ये बाउंड्री के ऊपर जो है वो रेयर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर ले लेते हैं। ठीक है, अब जो है इस बाउंड्री पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ये हो गया बाउंड्री पर नॉर्मल। ठीक है, अगर कोई लाइट रे इस नॉर्मल के पैरेलल इंसिडेंट होगा तो सीधा निकल जाएगा, है ना। लेकिन अगर कोई लाइट रे किसी एंगल पर आता है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो नहीं हो, जैसे ये हो गया, ये जो ग्रीन लाइट जा रही है ये जीरो के अलावा कुछ थोड़े से बड़े एंगल पर इंसिडेंस हुआ, तो ये रिफ्रैक्शन के बाद ये नॉर्मल से थोड़ा दूर हो जाएगा, कुछ इस तरह। ठीक, तो अच्छा, फिर अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, जैसे ये रेड वाली लाइट जा रही है, इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हुआ तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पहले से भी और बड़ा हो जाएगा, तो ये लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद कुछ इस तरह से जाएगी। ठीक है, अच्छा, तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग और बढ़ा दें, एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा और बढ़ा देते हैं, जैसे ये ब्लू वाली लाइट जा रही है ना। अब ऐसा हो सकता है कि ये लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद बाउंड्री के बिल्कुल पैरेलल हो जाए, कुछ इस तरह से, है ना, बाउंड्री के पैरेलल हो जाए कुछ इस तरह से। लेकिन अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है अगर इसके इक्वल है, जैसा कि ब्लू लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और बाउंड्री के पैरेलल हो गया अगर रिफ्रैक्शन के बाद, तो इस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं क्रिटिकल एंगल क्या होता है। इट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम for which refracted light in rarer medium becomes parallel to the boundary, or interface of two mediums। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखें तो इस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया 90 डिग्री,
ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस था क्रिटिकल एंगल के इक्वल और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया 90 डिग्री। तो इस केस में बाउंड्री के ऊपर हम लोग स्नेल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, बाय स्नेल्स लॉ एट द बाउंड्री म्यू डी साइन थीटा क्रिटिकल is equal to mu r sin 90 degree, implies that sin theta critical is equal to mu r by mu d. That means critical angle is equal to sin inverse mu r by mu d. अगर ऐसा हो कि जो रिफ्रैक्टेड लाइट है, यानी कलर ये कहें कि रेयर मीडियम है, अगर वो एयर हो तो म्यू आर का वैल्यू 1 हो जाएगा, और म्यू डी अगर म्यू हो, देन क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाई म्यू। ठीक है, तो if angle of incidence is gradually increased, the light ray in denser medium, the light ray in a rarer medium bends away from normal, at critical angle, light ray in rarer medium becomes parallel to the boundary. For I less than critical angle, partial reflection and partial refraction takes place. But for I greater than critical angle, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से इक्वल और लेस देन हो, उस केस में पार्शियल रिफ्लेक्शन और पार्शियल रिफ्रैक्शन होता है ना। जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 से क्रिटिकल एंगल की तरफ बढ़ाते जाते हैं तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों होते हैं, लेकिन रिफ्लेक्शन का अमाउंट कम होता है और धीरे धीरे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने से अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ता रहता है और अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन कम होते रहता है। लेकिन जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा करते हैं, उस केस में सारा लाइट रे वापस उस मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाता है ना। फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल,
light ray gets reflected back into denser medium, and in this case 100% reflection takes place। मतलब कि जितना भी लाइट रे इंसिडेंट होता है वो सारा ही रिफ्लेक्ट हो जाता है ना। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हुआ तो जितनी भी लाइट रे बाउंड्री पर इंसिडेंट होगी वो सारा के सारा वापस डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाता है ना। इस फेनोमेना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसको फिगर में समझते हैं कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया है ना, जैसे ये ब्लू लाइन है, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है। ये लाइट रे ऐसे गया और इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। ये वापस डेंसर मीडियम में ही जो है रिफ्लेक्ट होकर के रिटर्न हो गया, ऐसे कुछ इस तरह से है ना। तो इसमें कह सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है कुछ ऐसे, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा क्रिटिकल से थोड़ा बड़ा है ना, और इस तरह से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा ना, ये वाला एंगल भी क्रिटिकल एंगल से बड़ा आएगा। तो एक सर्किल होता है, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेंस, है ना। इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज ये एक बाउंड्री है जिसके नीचे वाटर है और ऊपर एयर है ना। तो वाटर के अंदर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है अपने पास है ना, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि बाउंड्री पर नॉर्मल होगा। ये हो गया बाउंड्री पर नॉर्मल, ठीक है। तो अगर इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकलेगा, ऐसे कहीं गया है, तो बाउंड्री पर रिफ्रैक्शन के बाद ये नॉर्मल से दूर हो जाएगा ना। ये रिफ्रैक्शन के बाद ये नॉर्मल से ऐसे दूर हो गया, ठीक। फिर एक दूसरा लाइट रे इंसिडेंट कराते हैं। दूसरा लाइट रे जो है इसी ऑब्जेक्ट से यहीं से निकल रहा है,
ये कहीं निकल करके ऐसे गया बाउंड्री पर, तो ये भी बाउंड्री से जब रिफ्रैक्ट होगा तो ये नॉर्मल से और दूर हो जाएगा, कहीं ऐसे। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि जहाँ भी लाइट रे इंसिडेंट होता है तो यहाँ पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है, फिर जैसे आगे गए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये थोड़ा और बड़ा हो गया, है ना। अब एक और लाइट रे इसी ऑब्जेक्ट से निकालते हैं इसे, और ये गया यहाँ पर, है ना। और यहाँ से ये जो लाइट रे है ये रिफ्रैक्शन के बाद बाउंड्री के पैरेलल हो जाएगा, है ना। ये बाउंड्री के पैरेलल हो गया। तो अब यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा, है ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ये क्रिटिकल एंगल के इक्वल होना चाहिए, है ना। अब इसके आगे अगर कोई लाइट रे इसके आगे जाकर इंसिडेंस होगा तो वो तो क्रॉस नहीं कर पाएगा, उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा और उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। जैसे यहाँ से एक लाइट रे ऐसे गया, है ना, तो ये जो लाइट रे है ये तो इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। इसके लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए, है ना। उसी तरह से अगर इस साइड में देखें तो इधर भी एक ऐसा लाइट रे होगा जो क्रिटिकल एंगल पर इंसिडेंट होगा, जैसे ये है, ये हो गया क्रिटिकल एंगल। तो ये रिफ्रैक्शन के बाद बाउंड्री के पैरेलल हो जाएगा, है ना। फिर अगर कोई लाइट रे इसके आगे गया, इसके आगे गया तो उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा ऐसे, है ना। तो क्या हम ऐसा जो है, ऐसा जैसे पॉइंट है एक यहाँ पर आया है अपना पॉइंट ए, वैसा ही इस साइड में एक पॉइंट आ गया बी, है ना। ये दोनों पॉइंट जो है, ये जो इंटरफेस पर जो नॉर्मल इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट एन, इस एन से ये दोनों पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर हैं। तो ऐसा मान लेते हैं कि बी और एन के बीच का डिस्टेंस है आर, है ना। बी और एन के बीच का डिस्टेंस है आर। अगर एन को सेंटर मान लें और कैपिटल आर को रेडियस मान लें, फिर एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। तो सर्किल ड्रॉ करने से जो सर्किल आएगा हम देख सकते हैं कि उस सर्किल के अंदर से ही लाइट रे जो है वो इस बाउंड्री को पार कर पाएगा, है ना। ये जो हम सर्किल बनाएंगे वो इसी इंटरफेस पर बनाएंगे बाउंड्री पर, और वो जो होगा उसका रेडियस लेंगे आर के बराबर, यानी बी और एन के बीच का जो सेपरेशन है या एन और ए के बीच का सेपरेशन है उतना रेडियस लेंगे और उसका सेंटर रखेंगे हम लोग एन पर। तो लाइट रे जो ऑब्जेक्ट से निकलेगा वो उसी सर्किल के अंदर से बाहर निकल पाएगा एयर में, ठीक है। उस सर्किल के बाहर अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट होता है बाउंड्री पर तो उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो ये जो सर्किल अभी हमने बनाया उसको कहते हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेंस, ठीक है। तो बी और ए
बी से ए के बीच का सेपरेशन जो है वो सर्किल का डायमीटर के इक्वल हो गया, है ना। ये वाला एंगल भी क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। अच्छा, सपोज जो ऑब्जेक्ट है उसका डेप्थ, ऑब्जेक्ट अपना मान लेते हैं ओ है, ठीक है, इसका डेप्थ जो है वो है h, है ना। तो सबसे पहले सर्किल ऑफ इल्यूमिनेंस का डिफिनीशन देखते हैं। सर्किल ऑफ इल्यूमिनेंस, है ना, इट इज locus of all the points on the boundary where light ray becomes parallel to boundary after refraction। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं इस फिगर में कि इन ट्रायंगल ओ एन एंड बी, ये है ना, ट्रायंगल ओ एन और बी, इस ट्रायंगल में अगर tan थीटा क्रिटिकल का वैल्यू निकालेंगे तो इसका वैल्यू आएगा r डिवाइडेड बाई h, ना। तो r का जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा h tan थीटा क्रिटिकल, h tan थीटा क्रिटिकल को लिखा जा सकता है sin थीटा क्रिटिकल डिवाइडेड बाई cos थीटा क्रिटिकल। अच्छा, यानी r इज इक्वल टू h, साइन थीटा क्रिटिकल को लिखा जा सकता है 1/μ और cos थीटा क्रिटिकल को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्रिटिकल। तो h इंटू 1/μ डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू स्क्वायर, तो सॉरी, तो इसको कर सकते हैं 1 माइनस 1/μ स्क्वायर, तो ये हो जाएगा h डिवाइडेड बाई अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो अगर ये कहा जा सकता है where h is depth of ऑब्जेक्ट और म्यू हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि अगर इस सर्किल ऑफ इल्यूमिनेंस को कवर कर दिया जाए किसी डिस्क से तो लाइट रे बाहर नहीं जा पाएगा, बाहर खड़ा आदमी उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता है। इफ
circle of illuminance is covered by a disk, then object cannot be seen from outside. तो सर्किल ऑफ इल्यूमिनेंस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल करेंगे। सपोज a bulb is placed at depth of 2√7 meter in water and a floating disk is placed over the bulb on water surface so that the bulb is not visible from outside. Find the radius of disk. If refractive index of water is 4/3, तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो कुल मिलाकर हमें जो है डिस्क का मिनिमम रेडियस जो होगा वो सर्किल ऑफ इल्यूमिनेंस के रेडियस के इक्वल होना चाहिए। सो मिनिमम रेडियस ऑफ disk should be equal to radius of circle of illuminance। तो ये कह सकते हैं रेडियस ऑफ डिस्क should be greater than radius of circle of illuminance। The radius of disk should be equal to h into h divided by under root mu square minus 1। तो RD should be greater than
एच का वैल्यू 2√7 मीटर दिया हुआ है, जो डेप्थ है बल्ब का वो है 2√7 और म्यू है 4/3। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, 4/3 का स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा 2√7 डिवाइडेड बाई 16 -9 डिवाइडेड बाई 3। तो RD शुड बी ग्रेटर देन 6√7 डिवाइडेड बाई √7। RD शुड बी ग्रेटर देन 6 मीटर, है ना। तो ये कह सकते हैं कि डिस्क का रेडियस जो है वो 6 मीटर से बड़ा या कम से कम 6 मीटर के इक्वल होना चाहिए, तब जो है बाहर से बल्ब विजिबल नहीं होगा। एक और एग्जांपल देखेंगे, a transparent solid cube of side A has a refractive index 3/2 an insect is positioned inside the cube at center. We have to find the minimum area of surface of cube which must be painted black so that insect is not visible from outside। तो ऐसा कर सकते हैं कि अपने पास एक क्यूब है ना, और इसके सेंटर पर एक इंसेक्ट बैठा है। तो अगर सेंटर पर होगा तो सर्किल ऑफ इल्यूमिनेंस के जितना एरिया अगर सारे 6 फेसेज पर अगर ब्लैक पेंट कर दिए जाएं तो वो इंसेक्ट नहीं दिख पाएगा, है ना। सपोज इस फेस पर सर्किल ऑफ इल्यूमिनेंस ये है, इस फेस पर सर्किल ऑफ इल्यूमिनेंस ये है, और इस फेस पर सर्किल ऑफ इल्यूमिनेंस ये हो गया। हमें 6 फेसेज पर जो सर्किल ऑफ इल्यूमिनेंस बन रहे होंगे उनको कवर कर देना है। अगर उनको कवर कर देंगे तो जो इंसेक्ट है वो जो है वो बाहर से नहीं दिखेगा, ठीक है। तो पहले बात तो ये करेंगे कि हम सर्किल ऑफ इल्यूमिनेंस का रेडियस निकाल लेते हैं। तो ये रेडियस जो आया
वो हो जाएगा h डिवाइडेड बाई √μ² माइनस 1। तो जो टोटल एरिया होगा, वो हो जाएगा πr² इंटू 6। पाई यहाँ रखेंगे h² डिवाइडेड बाई μ² माइनस 1 इंटू 6। यहाँ पर जो डेप्थ है ऑब्जेक्ट का यानी कह ले इनसेट का, वो तो a/2 होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, h के जगह पर a/2 सब्स्टिट्यूट करेंगे इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3/2 होल स्क्वायर माइनस 1। अल्टीमेटली ये जो एरिया आएगा जिसको हमें ब्लैक पेंट करना चाहिए, वो हो जाएगा 6/5 πa²। इतना ब्लैक पेंट कर देंगे कुल मिलाकर के, तो जो इंसेक्ट है वो बाहर से नहीं दिखेगा। सपोज अपने पास ये एक ग्लास रॉड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, है ना। तो इस ग्लास रॉड के 2 सर्कुलर फेस हैं, जैसे ये वाला हो गया, और एक इधर भी है लेफ्ट साइड में। तो उस सर्कुलर सरफेस है यानी जो प्लेन सरफेस है, वहां से कोई लाइट रे अगर इंटर करता है तो कर्व सरफेस से पार नहीं कर पाए, इसके लिए हमें म्यू का वैल्यू पता करना है ना। जैसे यहाँ से कोई लाइट रे आया और ये यहाँ से रिफ्रैक्ट हो गया, ठीक। तो इस सरफेस पर ये इस तरह से इंसिडेंट होना चाहिए कि ये कर्व सरफेस को पार नहीं कर पाए। सपोज ये जो है ये है पॉइंट ए, और यहाँ पर जो है ये हो गया पॉइंट बी, ठीक है। तो हमें पता करना है कि म्यू का वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए कि कोई भी लाइट रे जो प्लेन सरफेस से ग्लास रॉड में एंटर करेगा वो कर्व सरफेस से बाहर नहीं जा पाएगा। व्हाट शुड बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द cylindrical glass rod so that any light ray entering into rod from plane surface do not cross the curved surface। है ना। तो अगर फिगर देखें तो हमें फिगर में ऐसा कंसीडर करना चाहिए कि यहाँ पर जिस लाइट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस सबसे छोटा होगा उसको क्रॉस करने का सबसे ज़्यादा रिस्क है ना। तो अगर ये सबसे छोटा होगा जब क्रॉस कर जाएगा, है ना। अच्छा, ये सबसे छोटा होगा तो ये वाला जो है, ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये सबसे बड़ा होना चाहिए, है ना। अगर ये सबसे बड़ा होगा तो पॉइंट ए पर इंसिडेंस एंगल सबसे छोटा होगा और पार करने का सबसे बड़ा रिस्क होगा, ठीक। तो अगर ये एंगल सबसे बड़ा हुआ तो यहाँ का एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये वाला, ये भी सबसे बड़ा होना चाहिए।
और इसका सबसे बड़ा वैल्यू जो हो सकता है वो हो सकता है π/2 90 डिग्री, है ना। तो ऐसा कर सकते हैं कि ये जो ग्लास रॉड है ना, इस ग्लास रॉड में 90 डिग्री पर इंसिडेंट होने वाला लाइट रे, ये लाइट रे जो है सपोज 90 डिग्री यानी कि π/2 पर इंसिडेंट होता है। तो जब π/2 पर इंसिडेंट होगा तो यहाँ पर इसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाएगा, और ये क्रिटिकल एंगल होगा तो यहाँ का एंगल ऑफ इंसिडेंस π/2 माइनस थीटा क्रिटिकल होगा, है ना। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है सबसे छोटा है ना, π/2 माइनस थीटा क्रिटिकल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एट curved surface for most risky light rays to cross। मतलब इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर इंसिडेंट होने वाला लाइट रे पार करने का उसके लिए सबसे ज़्यादा रिस्क है। अगर ये पार नहीं कर पाया तो और कोई भी लाइट रे जो इंसिडेंट होगा वहाँ पर π/2 से छोटे एंगल पर वो क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि π/2 माइनस थीटा क्रिटिकल शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। मतलब यहाँ वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आया है अपना, ये आया है अपना π/2 माइनस थीटा क्रिटिकल। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए तो कोई भी लाइट रे क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो यही हमने यहाँ पर लिखा कि π/2 माइनस थीटा क्रिटिकल शुड बी ग्रेटर देन थीटा क्रिटिकल, है ना। इसका मतलब हुआ कि π/2 शुड बी ग्रेटर देन 2 थीटा क्रिटिकल, दैट मीन्स π/4 शुड बी ग्रेटर देन थीटा क्रिटिकल। अब दोनों तरफ साइन ले लेते हैं, तो साइन π/4 शुड बी ग्रेटर देन साइन थीटा क्रिटिकल, दैट मीन्स 1/√2 should be greater than 1/μ। इसका मतलब हुआ कि म्यू जो है √2 से बड़ा होना चाहिए। अगर म्यू √2 से बड़ा होगा तो कोई भी लाइट रे क्रॉस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ से जो लाइट रे पॉइंट बी पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो अगर 90 डिग्री हो तो पॉइंट ए से क्रॉस नहीं कर पाएगा अगर रिफ्रैक्टिवनेस √2 से बड़ा हो। तो अगर 90 डिग्री पर इंसिडेंट एंगल क्रॉस नहीं कर पाएगा तो जिनके लिए 90 डिग्री से कम होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर, उनके लिए जो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा ये और भी कम होगा। ये कम होगा तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो जाएगा। जब बड़ा हो जाएगा तो सर्टेनली पार नहीं करेगा। अगर लाइट रे किसी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तो लाइट रे का डेविएशन होता है। तो वो डेविएशन किस तरह से चेंज होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस के अकॉर्डिंग, वो जो है समझने की कोशिश करते हैं। डेविएशन
ड्यू टू रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस। तो इसके लिए हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं। तो सपोज ये दो मीडियम की बाउंड्री है ना, इधर है डेंसर मीडियम और इधर है रेयरर मीडियम। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्ट इंडेक्स म्यू डी और एरर का जो है वो म्यू आर है। तो ये जो है एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ये नॉर्मल हो गया है ना। तो अगर कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से बाउंड्री पर इंसिडेंट होता है तो ये रिफ्रैक्शन के बाद मुड़ जाता है। तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया आई और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हो गया आर। क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रहा है तो नॉर्मल से दूर हो जाएगा, है ना। तो ये लाइट रे जो इंसिडेंट लाइट है वो एक्चुअली में जा रहा था इधर, है ना। ये हो गया अपना इंसिडेंट रे और ये है रिफ्रैक्टेड। तो जो कुल डेविएशन हुआ, डेविएशन अपना ये हो गया डेल्टा, है ना। तो इस केस में हम लोग पहले कंसीडर करते हैं पहला केस जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल से छोटा होगा तो लाइट रे क्रॉस करेगा और कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा उसमें। तो उस केस में हमें आई और आर में एक रिलेशन निकालना चाहिए, वो हम निकाल सकते हैं स्नेल्स लॉ से, है ना। तो बाय स्नेल्स लॉ म्यू डी साइन आई इज इक्वल टू म्यू आर साइन आर, है ना। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं आर का जो वैल्यू आएगा वो आएगा साइन इनवर्स म्यू डी बाई म्यू आर साइन आई। तो इस तरह से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आई के साथ में वेरी करेगा। तो जो डेविएशन है वो कुछ इस तरह से वेरी करेगा। डेविएशन डेल्टा इज इक्वल टू आर माइनस आई। इस फिगर में देखते हैं ये है आर, है ना, और ये वाला एंगल है अपना आई, ठीक है। तो जो डेविएशन होगा ना ये वाला, वो डेल्टा का वैल्यू हो जाएगा आर माइनस आई। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो डेल्टा है वो हो जाएगा आर माइनस आई। अब आर का जो वैल्यू है वो तो कुछ इस तरह से आया, साइन इनवर्स म्यू डी बाई म्यू आर साइन आई माइनस आई। इसका अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। इस एक्सिस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस रख देते हैं आई और इस एक्सिस पर एंगल ऑफ डेविएशन रख देते हैं डेल्टा। ये कुछ इनवर्स फंक्शन है, ये कुछ इस तरह से वेरी करेगा, है ना। तो इसमें डेल्टा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? डेल्टा का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा ना वो तब आएगा, देखेंगे कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस आई जीरो करेंगे तो आर भी जीरो होगा, है ना। इस फिगर में अगर देखें
तो आई जीरो करने से आर भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल के लॉन्ग ऐसे जाएगा तो नॉर्मल के लॉन्ग भी पार कर जाएगा। तो इसलिए अपना इनिशियली जो है एक पॉइंट आया है 0 0। जब आई का वैल्यू 0 तो डेविएशन भी 0 है। तो उसके बाद अगर आई का वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे तो जो रिफ्रैक्टेड है वो तो बेंड हो जाता है नॉर्मल से दूर, तो आर बढ़ता जाता है। तो इसलिए डेविएशन जो है वो इंक्रीज होता रहेगा, है ना। तो उस केस में मैक्सिमम वैल्यू तब आएगा जब हम आई का मैक्सिमम वैल्यू करेंगे। जब आई का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, हमने आई को क्रिटिकल एंगल से छोटा ही रखना है। तो उस केस में जो है आई का वैल्यू क्रिटिकल एंगल रखेंगे तो आर का वैल्यू π/2 हो जाएगा, π/2 माइनस थीटा क्रिटिकल, है ना। अब इसमें देखेंगे कि जब यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर ये थीटा क्रिटिकल होता है, ये अगर थीटा क्रिटिकल होता है तो बाउंड्री के पैरेलल हो जाता है लाइट रे। इसका मतलब कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन π/2 और ये थीटा क्रिटिकल। तो वो वाले वैल्यू जिसमें रखेंगे, इसमें आर का वैल्यू π/2 और आई का वैल्यू थीटा क्रिटिकल, वही हमने यहाँ रखा है। ये π/2 आर का वैल्यू और ये आई का वैल्यू थीटा क्रिटिकल। ये सबसे बड़ा वैल्यू आएगा। ग्राफ में अगर दिखाएं इसको तो ये डेल्टा का मैक्सिमम वैल्यू है जब ये क्रॉस कर रहा होगा, ठीक है। अब दूसरा केस देखते हैं, व्हेन आई इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। जब आई जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है अगर वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया, है ना, तो उस केस में जो लाइट रे है उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है ना। तो उसको हम लोग इस फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से कोई लाइट रे आया तो रिफ्रैक्शन के बाद रिफ्रैक्शन नहीं होगा, इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा और वो ऐसे आएगा, ऐसे गया था ऐसे आया। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हो जाएगा आई। यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमने आई क्रिटिकल एंगल से बड़ा लिया हुआ है, ये रेयर है और ये डेंसर है। ये है इंसिडेंट रे और ये है रिफ्लेक्टेड रे। तो इस केस में लाइट रे एक्चुअली में जा रहा था ऐसे, तो कुल डेविएशन इतना हो गया, ये हो गया अपना डेल्टा। तो इस केस में डेल्टा का वैल्यू निकालेंगे तो आएगा π-2i, है ना। ये टोटल एंगल जो है 180 होना चाहिए, पाई के डिग्री के इक्वल होना चाहिए, पाई रेडियन के इक्वल होना चाहिए। तो पाई में से ये 2i माइनस करेंगे तो डेल्टा आ जाएगा, है ना। अब इस डेल्टा का अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो तो हमें आई को मिनिमम करना पड़ेगा, क्योंकि पाई तो कांस्टेंट है। आई मिनिमम करेंगे तो डेल्टा मैक्सिमम होगा, और आई का मिनिमम वैल्यू इस केस में क्रिटिकल एंगल रख सकते हैं, क्योंकि आई तो हमने ग्रेटर देन थीटा क्रिटिकल रखा है ना। तो इस बार इस इक्वेशन को देखें तो डेल्टा π-2i, ये एक स्ट्रेट लाइन जैसा इक्वेशन आ रहा है, कुछ ऐसा आ रहा है, y इज इक्वल टू c माइनस mx। y एक्सिस पर हमने डेल्टा ले रखा है, पाई कांस्टेंट है इसलिए c रख दिया, और x एक्सिस पर हमने i रखा हुआ है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये एक स्ट्रेट लाइन आया, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, यहां से इसको ऐसे दिखाते हैं, ये हो गया, है ना, स्ट्रेट लाइन आया, और इसमें मैक्सिमम वैल्यू अपना बहुत ज़्यादा आया है,
पहले वाले से पाई माइनस 2 थीटा क्रिटिकल। तो इस तरह का डेविएशन होता है अगर लाइट रे डेंसर से रेयर में जा रहा हो और प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्ट हो रहा हो।